हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए 6 सेमेस्टर का जो पेपर है इंटरनेशनल ट्रेड, जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का बीबीए 6 सेमेस्टर में पेपर होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इस पेपर को हम डिस्कस करते हैं। जो 24 का पेपर लास्ट ईयर पेपर हुआ था, तो इसके अंदर 100 क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद राइट आंसर की। तो गाइज, आपके ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको बिफोर द एग्जामिनेशन आपको ये पूरा वीडियो वॉच आउट करना है। उसके बाद कहीं कोई डाउट आता है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। और आई होप अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशन में, कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं बेसिकली रिपीट होते हैं, तो इससे आपकी पेपर के रिगार्डिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। जो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूट्स एंड इंक्रीजेस द वर्ल्ड। जो इंटरनेशनल ट्रेड है बेसिकली वर्ल्ड को वो क्या कंट्रीब्यूट करता है और वो क्या चीज़ इंक्रीज करता है। पॉपुलेशन, इन्फ्लेशन, इकोनॉमी एंड ट्रेड बैरियर्स। तो बेसिकली जो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, वो वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करता है और इंक्रीज करता है इकोनॉमी, ना कि इन्फ्लेशन। इसका आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट हो जाएगा आपका। इकोनॉमी बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि जितना भी आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो उससे क्या होता है, वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। डोमेस्टिक कंपनी लिमिट्स इट्स ऑपरेशन टू पॉलिटिकल बाउंड्री, इंटरनेशनल, नेशनल, ट्रांसनेशनल, ग्लोबल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जो नेशनल कंपनी है, जितनी भी जो डोमेस्टिक कंपनी होती हैं, उनकी जो ऑपरेशनल बाउंड्री होती है वो क्या होती है, वो नेशनल होती है। अपनी ओनली डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ही अपना जो ऑपरेशन है वो रन करती है। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। अ ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज नोन। जब कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं दो या दो से अधिक कंट्रीज में, उसको क्या बोलते हैं? उसे इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, या यूनिलेटरल ट्रेड बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक कंट्री के बीच जो ट्रेडिंग हो रहा है उसको बेसिकली बोला जाता है आपका इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि दो या दो से अधिक कंट्री की भी जो ट्रेडिंग कहलाती है वो आपका इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है। इसलिए इसका आंसर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स। जो इम्पोर्ट्स हैं उन पर कौन से जो टैक्स हैं वो लगाए जाते हैं। इम्पोर्टेड टैक्स होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, सब्सिडीज होती हैं, या इम्पोर्ट कोटास होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो जो बेसिकली जितने भी जो इम्पोर्ट्स करते हैं उन पर क्या होता है, आपके टैरिफ लगाए जाते हैं। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मींस सेलिंग द प्रोडक्ट्स एट अ प्राइस लेस देन ऑनगोइंग प्राइस इन द मार्केट। यानी आप क्या कर रहे हो, जो किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो लेस देन जो उसकी एक्चुअल प्राइस मार्केट में है, उस प्राइस से आप कम में प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, कोटा बोलते हैं, टैरिफ बोलते हैं, सब्सिडी। इसे बेसिकली बोला जाता है डंपिंग बोला जाता है। डंपिंग क्या है कि जो आपकी जो मार्केट है उस मार्केट से दूसरी कंट्री के अंदर जाके आप कम प्राइस में सेल कर रहे हो, राइट। तो वो क्या कर रहे हो, आप डंपिंग कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है इस पेपर के अंदर। 6 क्वेश्चन है। इज द ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इनमें से कौन सी सबसे पुरानी ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है? कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, मर्केंटिलिज्म। इसका जो आंसर हो जाएगा मर्केंटिलिज्म। जो मर्केंटिलिज्म थ्योरी है वो आपकी क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी है। जितनी भी जो इंटरनेशनल की क्लासिकल थ्योरी है, फर्म बेस्ड थ्योरी इंटरनेशनल की, सबसे जो ओल्डेस्ट थ्योरी है वो आपकी मर्केंटिलिज्म है। तो इसका आंसर गाइस बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट इज द अपोजिट फॉर्म ऑफ इंपोर्ट कोटास, इंटरनेशनल टैरिफ,
सब्सिडीज एंड डंपिंग। इसका हो जाएगा इंपोर्ट कोटास। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज एग्री टू एबॉलिश ऑल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड बैरियर। एक जो कंट्री का ग्रुप होता है वो उस चीज़ पे एग्री हो जाते हैं कि जितने भी जो ट्रेड के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बैरियर्स आ रहे हैं, उनको वो एबोलिश करना चाहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन मार्केट, कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन और फ्री ट्रेड एरिया। इसे बेसिकली क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है फ्री ट्रेड एरिया, ना कि कस्टम यूनियन। जो फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है कि जो कंट्री के बीच जितना भी जो ट्रेड हो रहा है उसके कारण जितने भी बैरियर्स हो रहे हैं, जितने भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, उनको क्या करते हैं? एबॉलिश कर देते हैं। तो ये आपका फ्री ट्रेड एरिया कहलाता है। तो आंसर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यूरोपियन ईयू स्टैंड ईयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म गाइस हो जाएगी यूरोपियन यूनियन। इसे बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द एब्रीविएशन सार्क स्टैंड, जो सार्क है बेसिकली उसका एब्रीविएशन क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। अमेरिका तो मतलब ही नहीं बनता। साउथ अफ्रीकन ये भी नहीं होगा। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसका जो आंसर होगा गाइस, इसका आंसर जो होना चाहिए वो डी होना चाहिए। देखो बहुत ही सिली मिस्टेक है। अब सिली बहुत एग्जामिनर ने बहुत कंफ्यूज किया है। देखो दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम लिखा गया है, ठीक है, पर आप देखिए जो एशिया है, एशिया की इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी नहीं होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। जितनी भी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनके बीच एक रीजनल कोऑपरेशन है, उसे सार्क बोला जाता है। सो सार्क कब आया था, राइट, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे, राइट, कितनी कंट्रीज आती हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी फुल फॉर्म होती है WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वाज रिप्लेस्ड बाय WTO ऑन January 1, 1995। WTO ने 1 जनवरी 1995 को किस चीज़ को रिप्लेस किया था जिससे WTO बना था? वो नेफ्टा था, IMF था, IRDBA था या गैट था? तो जो WTO बना है वो किसको रिप्लेस किया था? उसने गैट को रिप्लेस किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए किसको रिप्लेस किया है। जो गैट है, पहले WTO नहीं था, पहले गैट था। गैट कब आया है? 1947-48 के अराउंड गैट आया था, राइट। तो उसके बाद जो 1 जनवरी 1995 को गैट को रिप्लेस किया WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड्स। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है? जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कहता है? इन इंटरनेशनल ट्रेड फुल फॉर्म ऑफ नेफ्टा। नेफ्टा की बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? नॉट नेशनल अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, नॉर्थ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, न्यू एंटी टैरिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर गाइस इसका डी हो जाएगा। जो नेफ्टा होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। जितनी भी जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्री हैं उनके बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उसमें कंट्रीज आपकी मैक्सिको आती है, आपका US आता है, कनाडा है, तो वो नेफ्टा कहलाता है, राइट। तो नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्थ अमेरिका आप अगर वर्ल्ड का मैप देखेंगे तो वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, उनके बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको बोला जाता है नेफ्टा। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। नेफ्टा क्या होता है, सार्क क्या होता है, WTO क्या है, EU क्या है, राइट। गैट की फुल फॉर्म क्या होती है, IMF की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट। वर्ल्ड बैंक कब आया था, IRDB क्या होता है। तो इनकी आपको फुल फॉर्म बहुत जरूरी है पता होना, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? एशियान
एशियान की फुल फॉर्म क्या, ये पूछा गया है। तो एशियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस बी करेक्ट हो जाए। तो आपको एशियान की भी फुल फॉर्म पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बात एस्टैब्लिश्ड by a multilateral treaty of 23 countries in 1947। 1947 में क्या कौन सी बॉडी आई थी जो 23 कंट्री ने मल्टीलेटरल एक एग्रीमेंट किया था, मल्टीलेटरल ट्रीटी बनाई थी, उसको क्या बोला जाता है? उसको WTO नहीं, WTO तो 1995 में आया है, UN, गेट, नेफ्टा। तो बेसिकली इसका जो आंसर हो जाएगा वो गेट हो जाएगा। गेट कब आया था? 1947 में आया था और 1 जनवरी 1995 को रिप्लेस किया, गेट को रिप्लेस किया था WTO ने। आंसर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। इन इंटरनेशनल ट्रेड IMF का फुल फॉर्म क्या होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ए आंसर इज करेक्ट। Question number 17. An import tariff is a tax or duty levied on commodity imported, exported, transported, A and B। इसका हो जाएगा गाइस ए। जितनी भी जो इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, इम्पोर्टेड कमोडिटीज़ हैं, उन पे हम क्या करते हैं? उन पर टैक्स लगाते हैं और ड्यूटी लगाते हैं। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। एन इज अ टैक्स और ड्यूटी लीव्ड ऑन एक्सपोर्टेड कमोडिटी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सपोर्ट टैरिफ बोलेंगे। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। आप फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करते हो तो उन्हें क्या बोला जाता है? फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इम्पोर्ट ट्रेड। तो इसे बोला जाता है बेसिकली इम्पोर्ट ट्रेड। अगर आप फॉरेन से कोई चीज़ इंडिया में मंगा रहे हो तो क्या कर रहे हो? आप इंपोर्ट कर रहे हो, राइट। जबकि इंडिया से अगर बाहर कोई चीज़ जा रही है उसे क्या बोलेंगे? उसे एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो इसका गाइस आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। इज अ फिक्स परसेंटेज ऑन द वैल्यू ऑफ द ट्रेड कमोडिटी। एक फिक्स वैल्यू जो होती है वो लगाई जाती है ट्रेड कमोडिटी पे, तो उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं, स्पेसिफिक टैरिफ होता है, एड वैलेरियन टैरिफ होता है, या कंपाउंड टैरिफ होता है। इसे क्या बोलते हैं? कोई गुड्स वगैरह आ रहे हैं, राइट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उस पर एक फिक्स परसेंटेज लगा रहे हो, राइट, वो उसे क्या बोला जाता है? उसे स्पेसिफिक बोलते हैं, एंटी डंपिंग, कंपाउंड या एड वैलेरियन। तो बेसिकली इसे बोलते हैं एड वैलेरियम। एड वैलेरियम क्या टैरिफ होता है कि ऐसा टैरिफ जो एक जो गुड्स आपके पास कमोडिटी आ रहा है, राइट, इंपोर्ट होके, तो उसकी जो उस पर परसेंटेज लगा देगी। इस पर 10% लगेगा, इस पर आपका 20% लगेगा, राइट। कोई आपने यूनिट वाइज नहीं लगाया, तो वो आपका क्या हुआ? आपका एड वैलेरियम टैरिफ हो गया। जबकि स्पेसिफिक टैरिफ गाइस क्या होता है कि जो आपके पास कमोडिटी आ रही है, जो आपके पास गुड्स आ रहे हैं, तो उन आप पर क्वांटिटी आप जो टैरिफ लगा रहे हो, जो ड्यूटी लगा रहे हो, राइट, वो आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी कहलाती है। जबकि कंपाउंड टैरिफ क्या होता है? जहाँ पे आपकी जो स्पेसिफिक टैरिफ हो गए और आपके एड वैलेरियम टैरिफ हो गए, दोनों मिला के, चाहे वो आप पर क्वांटिटी लगा सकते हो या पर परसेंटेज लगा सकते हो, तो वो आपका कंपाउंड टैरिफ कहलाता है। गाइस 21 क्वेश्चन देखते हैं। इन मोस्ट कंट्रीज फॉरेन ट्रेड रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ एक्जिम, FDI, इनकम पर कैपिटा एंड GDP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 जो क्वेश्चन क्या कहता है? मोस्ट कंट्रीज जो फॉरेन ट्रेड है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जो आपका FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसके जो सिग्निफिकेंट शेयर्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है आपका एक फॉरेन ट्रेड। तो इसका आंसर गाइस बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कैश ग्रांट्स, लोन एट लो रेट एंड टैक्स हॉलीडेज आर एग्जांपल ऑफ कोटा, टैरिफ, सब्सिडीज एंड डिस्काउंट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या होता है कि आपको कोई अगर लोन मिल रहा है उस पर आपको बहुत कम टैक्स देना पड़ रहा है, या आपको ऐसे हॉलीडेज मिल रहे हैं, या कैश के रिगार्डिंग आपको कोई ग्रांट्स मिल रही है, तो किसका एग्जांपल है? ये आपका सब्सिडी के एग्जांपल होती है।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या है? रेफर्स टू द सेल्स ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। अब जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे आप गुड्स को सेल करते हो तो वो क्या कहलाता है? वो आपका फॉरेन ट्रेड होता है, इंपोर्ट कहलाता है, एक्सपोर्ट या आपका एग्जिम ट्रेड कहलाता है। तो बेसिकली ये आपका कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड, यानी आप अपने गुड्स को किसी फॉरेन कंट्री में सेल कर रहे हो तो क्या क्या हो रहा है? वो आपका एक्सपोर्ट ट्रेड हो रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन एड वैलोरम एंड स्पेसिफिक टैरिफ। एड वैलोरम और स्पेसिफिक टैरिफ का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? उसका जो कॉम्बिनेशन कहलाता है वो आपका कंपाउंड टैरिफ कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्पेसिफिक टैरिफ हो गया या एड वैलोरम टैरिफ हो गया, जो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है? वो कंपाउंड टैरिफ होता है। तो इसका आंसर गाइस बी करेक्ट हो जाएगा। और रेफर्स टू गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम वन कंट्री एंड आर एक्सपोर्टेड टू अनदर कंट्री। इसे क्या बोलेंगे? आपने एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया, देन आपने अनदर कंट्री को वो एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलेंगे? थर्ड पार्टी ट्रेड, इंटरपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एग्जिम और ट्रेड। इसे बोलते हैं हम बेसिकली इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है कि आपने एक कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया, देन आपने सेम गुड्स को अनदर कंट्री में आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरपोर्ट ट्रेड। तो इसका आंसर गाइस बी करेक्ट हो जाएगा। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रेजेंटेड बाय। जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, वो किसके द्वारा प्रेजेंट करी गई है? एडम स्मिथ और रिकार्डो हिग्स एंड अरसद। तो बेसिकली जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की है, इसको जो डेविड रिकार्डो है तो उन्होंने प्रपोज किया था, तो इसका आंसर गाइस बी करेक्ट हो जाएगा, डेविड रिकार्डो। क्वेश्चन नंबर 27। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर इक्वल, डिफरेंट, अनडिटरमाइंड एंड डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 27। तो इसका गाइस जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डिफरेंट। तो आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज बेस्ड ऑन द व्यू ऑफ रॉबिन्स एंड रिकार्डो, एडम स्मिथ एंड मार्शल, हिक्सन एंड ओलिन, सलीम एंड करीम। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। देखो जो एडम स्मिथ है और जो मार्शल है वो मॉडर्न थ्योरी उन्होंने नहीं दी इंटरनेशनल, उन्होंने बेसिकली जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है उन्होंने वो दिए। और जो रॉबिन्स हैं, रिकार्डो, ये सब कौन से किस टाइप के ऑथर्स हैं? जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पे उन्होंने वर्क किया था। जबकि हेक्सर ओलिन क्या है? वो आपके एक मॉडर्न थ्योरिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। तो जो इसका आंसर गाइस करेक्ट हो जाएगा हेक्सर एंड ओलिन। सी आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल। जो नेट एक्सपोर्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इनटू इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस ओनली। तो नेट एक्सपोर्ट किसे बोला जाता है? 29। तो ये आपका हो जाएगा एक्सपोर्ट से जब आप इंपोर्ट को माइनस कर देंगे तो आपका नेट एक्सपोर्ट्स निकल के आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सी आंसर इज करेक्ट। और टैरिफ बेसिकली क्या होती है? टैरिफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टैरिफ क्या होते हैं? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ ट्रेड। तो जो टैरिफ क्या करते हैं? वो एक ट्रेड की वैल्यू को रिड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने जो लोकल एसएमईज हैं, लोकल कंपनीज को बचाने के लिए जो बाहर से जो गुड्स या कमोडिटी आ रहे हैं तो उनके अगेंस्ट क्या करती है? टैरिफ लगा देती है, टैक्स लगा देती है। तो टैरिफ क्या करता है? जो आपका ट्रेड का वॉल्यूम है वो उसको रिड्यूस करता है। तो आंसर इसका बी गाइस करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्ट दैट फर्म सीक्स टू पेनिट्रेट न्यू मार्केट ओवर टाइम। इसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, इनपरफेक्ट मार्केट थ्योरी। तो इसे बोलते हैं बेसिकली प्रोडक्ट साइकिल थ्योरी। तो इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। डंपिंग रेफर्स। डंपिंग क्या है? डंपिंग का मतलब क्या होता है? सेल्स ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम कंट्री। तो ये डंपिंग कहलाती है कि आपकी जो होम मार्केट है
उससे भी आप कम प्राइस में किसी बाहर की कंट्री में सेल करो, किसी बाहर की कंट्री की मार्केट में अपने गुड्स को, अपनी सर्विस को सेल कर रहे हो कंपेयर टू आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है, तो वो क्या कहलाता है, वो बेसिकली डंपिंग कहलाता है। तो इसका आंसर बी गाइस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हेक्सर एंड ओलिन थ्योरिज्म स्टेट्स दैट कैपिटल रिच कंट्री। हेक्सर ओलिन के रिगार्डिंग थ्योरी है, तो इन्होंने बोला है एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, तो इसका हो जाएगा एक्सपोर्ट कैपिटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इंटरनेशनल ट्रेड इज यूजफुल अंडर एब्सोल्यूट कॉस्ट, कंपैरेटिव कॉस्ट, इक्वल डिफरेंस इन कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। रिकार्डो के अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसके लिए, तो इन्होंने बेसिकली थ्योरी दी है कंपैरेटिव कॉस्ट, तो इसका आंसर बी गाइस करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। रिकार्डियन थ्योरी एज्यूम्स परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। जो रिकार्डियन थ्योरी है वो किस चीज़ को एज्यूम करती है, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर विद इन अ कंट्री, बिटवीन द कंट्री बोथ ए एंड बी। तो ये जो बेसिकली थ्योरी बताती है विद इन द कंट्री के जो लेबर है उसकी जो मोबिलिटी है, परफेक्ट मोबिलिटी एज्यूम करती है जो रिकार्डियन है। रिकार्डियन थ्योरी यही है जो बताती है कि जो एक कंट्री के अंदर जो लेबर की जो मोबिलिटी हो रही है परफेक्ट तरीके से, तो वो रिकार्डियन थ्योरी बताती है। तो इसका आंसर गाइस ए करेक्ट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हेक्सर ओलिन थ्योरी प्रोडक्ट प्राइस डिपेंड्स अपॉन फैक्टर इंटेंसिटी, फैक्टर अबंडेंस, फैक्टर कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो गाइस इसमें सारी फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं, तो इसका आंसर गाइस डी करेक्ट हो जाएगा। ए आर रेसिप्रोकल डिमांड, एक रेसिप्रोकल डिमांड क्या है, क्वेश्चन नंबर 37। रेसिप्रोकल डिमांड क्या होती है, म्यूचुअल डिमांड्स ऑफ टू गुड्स, म्यूचुअल डिमांड्स ऑफ टू कंट्रीज टू ईच अदर गुड्स, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, स्टिमुलेट्स इनोवेशंस, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डाइवर्सिफाई कंजम्पशंस। 38 का सारी ऑप्शन ठीक है, तो इसका डी आंसर इज करेक्ट। 39 टैरिफ इज एक्सप्रेस्ड एज आइदर a specific or ad valorem rate whichever is higher is known as, इसे बोलते हैं बेसिकली कंपाउंड टैरिफ। 39 का जो हो जाएगा वो कंपाउंड टैरिफ या मिक्स टैरिफ हो जाएगा, बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर, इसमें कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर है, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, या आपका टैरिफ ट्रेड कोटाज। जो टैरिफ ट्रेड कोटाज है ये आपके क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर है। 41 देखते हैं। 41 क्या कहता है, 41 द रिडक्शन इन डोमेस्टिक कंजप्शन ड्यू टू imposition of quotas results, इसका जो हो जाएगा गाइस लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर, सी आंसर इज करेक्ट। 42 आंसर है, द एशियान वाज फॉर्म्ड इन, एशियान किस ईयर के अंदर आया था, 1990, 1967, 1945, 1999 या 2000। जो एशियान है गाइस वो कब आया था, उसका जो ईयर है फॉर्मेशन ईयर वो आपका 1967 है, 1967 के अंदर एशियान आया था। 43 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड इज कर्व टू, ऑफर कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इसका जो बेसिकली जो रेसिप्रोकल डिमांड होती है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका कर्व होता है ऑफर कर्व, आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इसे क्या पॉलिसी बोलते हैं, 44 का हो जाएगा आप प्रिवेंट डंपिंग। ये ऐसी पॉलिसी होती है आप प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग
कि आपको जो प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पॉलिसी क्या होती है, वो डंपिंग को प्रिवेंट करती है। तो इसका आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं। आर कंट्रोवर्सीज इन इंटरनेशनल पॉलिसी, जो इंटरनेशनल ट्रेड है और उसकी पॉलिसीज में क्या कंट्रोवर्सी है? लेबर स्टैंडर्ड्स, आईपीआर, एनवायरनमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें सारी ही क्या है, वो कंट्रोवर्सी है, चाहे वो आपका आईपीआर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, या आपके लेबर स्टैंडर्ड्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। सार्क वाज फॉर्म्ड इन, अभी पूछा गया था कि एशियान का फॉर्म हुआ था, अब पूछा गया है सार्क का फॉर्म हुआ है 1995, 85, 80 एंड 90। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इसको ध्यान रखना, आपको जो सार्क आया था वो आपका 85 के अंदर आया था, 1985 में, जबकि जो आपका एशियान था वो आपका 1967 के अंदर आया था। गेट कब आया था? 1947 के अंदर, और जो आपका WTO ने रिप्लेस किया था वो 1995 में रिप्लेस किया था। तो इसका आंसर बी गाइस करेक्ट हो जाएगा। और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट इज ट्रीटी साइंड बाय कंट्रीज, जो रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट की ट्रीटी है वो कौन सी कंट्री साइन करती है, किनके द्वारा साइन करा गया है? इनकरेज फ्री मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। और ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इफ कंट्री ऑपरेट्स अंडर, ट्रेड किस कंडीशन पॉसिबल नहीं है? एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट डिफरेंस, किस कंडीशन में ट्रेड पॉसिबल नहीं है? 48, अगर इक्वल कॉस्ट आ रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ट्रेड पॉसिबल है। ट्रेड पॉसिबल कब होता है कि आपको कोई एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा हो या कोई आपको कंपैरेटिवली एडवांटेज मिल रहा हो, देन आपके जो इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं पॉसिबल है। अगर आपकी इक्वल कॉस्ट आ रही है, डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडीशन में आपका इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 49। इमिसेराइजिंग ग्रोथ इज द टर्म, इमिसेराइजिंग ग्रोथ जो टर्म है वो किसके द्वारा प्रपोज करा गया है? अमर्त्य सेन, कैल्डोर, पाल क्रुगमन, जगदीश भगवती। एमी एमी एमिजेरिंग एमिजेराइजिंग एमिजेराइजिंग ग्रोथ, एमिजेराइजिंग ग्रोथ किसने दिया है? तो जो एमिराइजिंग ग्रोथ है बेसिकली जो जगदीश भागवती हैं, जगदीश भागवती साहब ने इमेराइजिंग ग्रोथ टर्म को प्रपोज किया था। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जगदीश भागवती। क्वेश्चन 50, राइवंस्की थ्योरी implies that immigration will lower wages। राइवंस्की थ्योरी भी क्या थ्योरी है? इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है। ये क्या बताती है? ये फाल्स जो लो वेजेस हैं उसके रिगार्डिंग ये फाल्स स्टेटमेंट देती है। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस सिंगर थीसिस, जो प्रीवियस सिंगर की जो थीसिस के अकॉर्डिंग क्या सही है? इन्होंने बोला है प्राइमरी प्रोड्यूसर टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव स्टेडली फैलन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली सी आंसर इज करेक्ट। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड हैव स्टेडली फॉलन, तो सी आंसर इज करेक्ट। 52, द एप्रिसिएशन इन द एक्सचेंज रेट or due to the strength of a single commodity make it harder for a country to good import, export, price and destroy। तो गाइज इसका हो जाएगा आंसर बी, एक्सपोर्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर इज करेक्ट। 53, when the value of country currency rises related to other world's currency, this is an example of real exchange rate। appreciation, डेप्रिशिएशन, स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, कि अगर आप कंपेरेटिवली देखते हैं कि जो एक कंट्री की जो करेंसी है वो बढ़ रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? एप्रिसिएशन हो रहा है। अगर घटती तो उस केस में डेप्रिशिएशन होगा, राइट। और स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है पर वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। which of the following is not a
season to erect trade barriers. 54 का क्या होगा? Promote import activity. Promote import activity is the right answer. Answer D is correct. 55. Which पैराडॉक्स इज कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ हेक्सर ओलिन? कौन सा जो पैराडॉक्स है वो जो हेक्सर ओलिन थ्योरी है उसका कंट्राडिक्टरी है. जो लिएंटॉफ पैराडॉक्स है वो बेसिकली इसका अपोजिट है, बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है, राइट. लिएंटॉफ पैराडॉक्स ये आपको पता होना चाहिए. तो इसका आंसर 55 का हो जाएगा बी. 56 देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम टैरिफ बेनिफिट the abundant factor, the scarce factor, both A and B. 56. तो जो स्केयर फैक्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा थ्योरी दी गई है? स्टोपलर-सैमुअल्सन थ्योरम इज अ टैरिफ बेनिफिट्स ऑफ स्केयर फैक्टर्स. तो आंसर बी इज करेक्ट. 57 देखते हैं. 57 क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय. जो अवेलेबिलिटी थ्योरी है वो किसके द्वारा डेवलप करी गई है? तो अवेलेबिलिटी थ्योरी डेवलप करी गई है क्रेविस साहब हैं, तो इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया है. आपको पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? क्रेविस. आंसर डी इज करेक्ट. फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम वाज प्रपोज्ड. जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है वो किसके द्वारा प्रूव करी गई है? वो प्रूव करा है सैमुअल्सन ने. सैमुअल्सन साहब ने क्या बोला कि जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम है वो उसने यही प्रूव किया था. तो उन्होंने किसके द्वारा प्रूव किया था? कि सैमुअल्सन इसके दिया कंसेप्ट ये. 59 देखते हैं. द टर्म ऑफ ट्रेड मेजर. और ट्रेड मेजर का बेसिकली टर्म क्या है? इंपोर्ट प्राइसेस कंपेयर टू द एक्सपोर्ट प्राइस. इसका आंसर डी हो जाएगा. एक्सपोर्ट प्राइसेस कंपेयर टू द इंपोर्ट प्राइस. टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर जनरली अनफेवरेबल बिकॉज 60. इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी करेक्ट. ए एंड बी दोनों सही है. द इंपोर्ट प्राइमरी गुड्स और जिसका जो बी द इंपोर्ट वैल्यू ऑफ एडेड गुड्स. डी आंसर इज करेक्ट. 61 देखते हैं. द वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड multiplier will be high under the condition. 61. There is increase in exports. Answer C is correct. The foreign trade multiplier is the ratio of. जो foreign trade multiplier है उसका रेशियो बेसिकली क्या है? उसका जो रेशियो है the change in equilibrium output to change in the autonomous expenditure. इसका आंसर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और लिमिटेशन गैप मॉडल वाज डेवलप्ड बाय. जो लिमिटेशन गैप मॉडल है या टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल किसके द्वारा डेवलप कराया गया है? पोशनर, राइट, सैमुअल्सन, रिकार्डो एंड क्रेविस. और लिमिटेशन गैप मॉडल या टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल किसने दिया है? एम.बी. पोजनर. ये आपको पता है एम.बी. पोजनर साहब ने जो लिमिटेशन गैप मॉडल को प्रपोज किया था. पोजनर. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं. 64 क्वेश्चन क्या कहता है? डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक कंपनीज टू इंकरेज एक्सपोर्ट्स और टू प्रोटेक्ट देम फॉर इंपोर्ट्स नोन एज वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट्स एड्स एक्सपोर्ट टैरिफ एंड सब्सिडीज. ये बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा सब्सिडीज. 64 का सब्सिडीज हो जाएगा. 65 क्या कहता है? अ क्वांटिटेटिव इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन विच प्रोहिबिट्स और लिमिट्स द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट्स बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड इज कॉल्ड. इसको बोलते हैं अ कोटा. डी आंसर इज करेक्ट. When economic growth strategy involves extensive use of trade barriers to protect developing country industries from the rigor of foreign competition. Lower price, staple price, higher price, none of the above. 66. इसका हो जाएगा none of the above. इनमें कोई सी प्राइस ये कंसिडर नहीं करता, चाहे वो आपके स्टेपल प्राइस हो गए और लोअर प्राइस हो गए आपके हायर प्राइस हो गए.
67 67 क्वेश्चन क्या कहता है, स्ट्रेटजीज फॉर डेवलपमेंट इंक्लूड इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए भी करेक्ट है और बी भी आंसर करेक्ट है। 69 जॉन स्टुअर्ट मिल वाज द फाउंडर ऑफ। इन्होंने बेसिकली जो थ्योरी दी है वो इन्होंने थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जो जॉन स्टुअर्ट मिल है उन्होंने थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। आंसर ए इज करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी किसने दी है, जॉन स्टुअर्ट मिल। द फैक्टर एंडोमेंट मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाज डेवलप्ड। हेक्सर ओलिन एंड बट, हेक्सर ओलिन साहब ने मॉडल दिया है। आंसर डी इज करेक्ट। 70 that the division of labor is limited by the size of market based apply to which explanation of foreign trade। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्केल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल थ्योरी। सी इज करेक्ट। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ ट्रेड इज इसेंशियली, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ ट्रेड क्या है। 71 डायनेमिक लॉन्ग ट्रेड थ्योरी, डायनेमिक है और लॉन्ग ट्रेड थ्योरी है। तो आंसर बी इज करेक्ट। 72 द ऑर्गेनाइजेशन दैट करेंटली एस्टेब्लिशेस रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर अ फर्म इंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड। 72 इसका जो हो जाएगा 72 का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO है वो सारी ही चीज़ें देखता है, इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स हैं, कितने भी लॉज हैं, राइट, वो कैसे वर्क करेंगे, तो वो पूरा कौन देखता है ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। 73 विच राउंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस रिजल्टेड इन द सर्टेन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, कौन सा राउंड हुआ था जहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उससे उसका वो रिजल्ट वो उससे वो स्टार्ट हुआ था, WTO किस राउंड के बाद आया था। 73 तो ये आपको पता होना चाहिए। जो उरुग्वाय राउंड हुआ था आपका 1886 में, आपका जो उरुग्वाय राउंड का टाइम पीरियड क्या था, 1986 टू 1993। इसके बाद जो WTO आया था, तो कौन सा राउंड था, आपके उरुग्वाय राउंड। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि WTO कब आया है, 1995 में आया है। और इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रीब्यूट्स, जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो किस चीज़ कंट्रीब्यूट करता है, सेम रिपीट क्वेश्चन। जो इंटरनेशनल ट्रेड है बेसिकली वो जो इकोनॉमी है उसको कंट्रीब्यूट करता है। सी इज करेक्ट। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ साहब ने दी थी। तो आंसर वी इज करेक्ट। हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ऑफर कर्व, जो ऑफर कर्व है किसने ये कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, मिल्टन फ्रीडमैन, एल्सवर्थ एंड मार्शल, जॉन माइनार्ड, काइनिस, रिकॉर्डर। ऑफर कर्व 76 जो एल्सवर्थ एंड मार्शल है उन्होंने इस कर्व को ऑफर किया था, एल्सवर्थ एंड मार्शल। बी इज करेक्ट। और ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू कंट्रीज इज टर्म्ड एज, सेम द क्वेश्चन इज रिपीट, इसे बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। 77 का हो जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड। दी ऑप्शन इज करेक्ट। और विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट, तो इससे क्या बोलते हैं, ये हमारे कहलाते हैं इम्पोर्टेड टैक्स या टैरिफ। 78 का हो जाएगा, ये हमारा टैरिफ हो जाएगा कि आप जब कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट, उस पर जो आपको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर जो टैरिफ लग रहा है वो आपका क्या है, टैरिफ, जो टैरिफ बोला जाता है। 79 और डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, डिफर गवर्नमेंट ऑफ पॉलिसीज। बिल्कुल सारे ही आंसर करेक्ट है, तो आंसर डी इज करेक्ट। गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट स्ट्रेटजी उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है बेसिकली फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉमर्शियल एंड फाइनेंस पॉलिसी। 80 का इसे बोलते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी।
ए आंसर इज करेक्ट। 81 देखते हैं। 81 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड, किसे इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। 81 का देखते हैं। ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, जो कंट्रीज के बीच ट्रेड होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड। बी इज करेक्ट। द सिचुएशन इन विच इंपोर्टेड गुड्स आर मोर देन द एक्सपोर्टेड गुड्स, ट्रेड डिफिसिट, ये आपका जो ट्रेड डिफिसिट, आंसर ए इज करेक्ट। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड, और सेम क्वेश्चन इज रिपीट, ये आपका हो जाएगा कॉमर्शियल पॉलिसीज, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी पेपर के अंदर। ए इज करेक्ट। व्हाट अकर वंस इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आर मोर देन द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो क्या बोलेंगे, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स है ये आपका ट्रेड डिफिसिट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। ए इज करेक्ट। 85 trade between countries can indeed be useful if the price ratio of product, ये भी आपका 85 का डिफरेंट, ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गाइस रिपीट हो रहे हैं। ऑफ विच इंडियन इंडस्ट्री हैज least been affected by the import competition in the recent year, automobile, steel, TB and software systems। 86, तो इसका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। डी आंसर इज करेक्ट। फाइंड द ओल्ड मैन आउट, डिमांड कंडीशन, गवर्नमेंट और रिलेटेड इंडस्ट्रीज फैक्टर कंडीशंस। 87, 87 का हो जाएगा गवर्नमेंट। बी इज करेक्ट। 88 द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गिवन बाय लियोन्टॉफ, जेफ हावर्लर एंड मेड, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई इंटरनेशनल ट्रेड में, जो ये आपकी थ्योरी दी है हावर्लर ने थ्योरी दी है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी इज करेक्ट। 89 का क्वेश्चन है जीरो सम गेम थ्योरी, जो जीरो गेम सम थ्योरी है वो किसके द्वारा क्या बताती है, मर्केंटाइलिज्म, एब्सोल्यूट फैक्टर, न्यू ट्रेड थ्योरी, ये बताती है आपकी मर्केंटाइलिज्म, जीरो सम। ए आंसर इज करेक्ट। द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंसेप्ट क्या है। 90 का हो जाएगा कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज। सी इज करेक्ट। कंट्रीज विद अबंडेंट ऑफ कैपिटल शुड फोकस ऑन। 91 कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। बी इज करेक्ट। अ गुड्स आर exchange with in the country, then it is called international trade, modern theory of trade, new trade। 92 का हो जाएगा internal trade। A is correct। 93 मनी कॉस्ट इज कंसिडर्ड बाय, जो मनी कॉस्ट है वो किसके द्वारा कंसिडर्ड होती है ये आपको बताना है। तो मनी कॉस्ट किसे कहते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। बी इज करेक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड, जो IIFT है वो कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई एंड अहमदाबाद। तो ये बेसिकली आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। तो आंसर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। द मेजर एम ऑफ डिवैल्यूएशन इज एम्ड इंक्रीज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स या इंक्रीज एक्सपोर्ट या बोथ ए एंड बी। 95 ये आपका होता है कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज करना। बी इज करेक्ट। 96 अ कंट्री बैलेंस ऑफ ट्रेड इन अनफेवरेबल, ये जो कंट्री का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल कब होता है, कि जो आपके इंपोर्ट्स एक्सीड करते हैं एक्सपोर्ट से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं एक्सपोर्ट कम होते हैं तो वो आपके लिए अनफेवरेबल होता है। फेवरेबल क्या कब होगा, जब आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। 97 देखते हैं। 97 है द बिगेस्ट आइटम ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट इज, सबसे ज़्यादा इंडिया किस चीज़ का इम्पोर्ट करता है, मीका, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जेम्स एंड ज्वेलरी या आयरन ओर। 97 जो जितने भी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा इंडिया उनका इम्पोर्ट करता है। तो इस आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्रेड इज डिफरेंट प्रोडक्ट रेफर टू। 98 का हो जाएगा इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड। ए इज करेक्ट। 99 इफ अ नेशन गेन्स फ्रॉम द ट्रेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट इज। 99 का गाइस हो जाएगा एबव द PPC।
सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। व्हेन टैरिफ आर इम्पोज्ड, टैरिफ कब लगाए जाते हैं, टैरिफ लगाए जाते हैं द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स वुड इंक्रीज टू द एक्सटेंड ऑफ टैरिफ। तो इसका बेसिकली जो हो जाएगा आंसर ए करेक्ट, द प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट्स वुड इंक्रीज टू द एक्सटेंड ऑफ टैरिफ। तो इसका आंसर ए गाइस करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें हमने जो डिस्कस किया है, आपके 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। इंटरनेशनल ट्रेड का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2024 में बीबीए 6 सेमेस्टर का, उसके सारे आंसर किए देखा, और जो जहाँ पर पॉसिबल था वहाँ का कुछ हमने एनालिसिस भी किया और कुछ एक्सप्लेनेशन देखा। क्योंकि गाइस पॉसिबल नहीं है अगर डीप एक्सप्लेनेशन देना या प्रॉपर एनालिसिस करना, क्योंकि अगर आप 100 क्वेश्चंस का प्रॉपर एनालिसिस करते हो राइट, तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। तो शॉर्ट जो टाइम की थोड़ी शॉर्टिंग है, इसलिए हमने मैक्सिमम ट्राई करा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन पर बात किया और ज़्यादातर जो राइट आंसर है उनको डिस्कस किया। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करिए और हर एक वीडियो पे आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो और भी लोग हैं उन तक इस वीडियो की रीचेबिलिटी हो जाए। गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई आपका डाउट्स है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए राइट। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।